नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन व उसके यौगिक। इसमें हमने विस्तार से पढ़ लिया है कि कार्बन क्या होता है, क्यों होता है और इसकी उपयोगिताएं वह क्या होती है। इसको हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम जानने वाले हैं, पिछले लेसन में हमने जाना था प्रक्रियात्मक समूहों के बारे में। जी हाँ, कल हमने पढ़ा था प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, उनको किस प्रकार से उनका नामकरण करते हैं तत्वों का। तो आज हम पहले तो सीखेंगे अच्छे से नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, वह भी साथ में सीखने वाले हैं और अच्छे से हम जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं संरचनात्मक समावयव। संरचनात्मक समावयव मतलब कुछ इस प्रकार के यौगिक होते हैं जिनका जो सूत्र होता है वह तो समान होता है, लेकिन उनकी संरचनाएं क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। जी हाँ, यही हमें लिखा है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक जिनके आणविक सूत्र हमेशा ही समान होंगे। आणविक सूत्र क्या होते हैं, हमेशा ही समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ले लेते हैं उदाहरण C4H10। ये भी आपको सिखाएंगे, अच्छे से समझाने वाला हूँ। C4H10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिया गया है, क्या कह रहा है, कार्बन हमें कितने लेने, 4 लेने हैं। इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 हाइड्रोजन होने वाले हैं। 1 2 गिनते रहिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। एक इसकी ये संरचना हो सकती है। क्या संरचना हो सकती है इसकी, एक तो यह संरचना हो सकती है। क्या इसके अलावा भी इसकी कोई और संरचना बन सकती है? तो चलिए कोशिश करते हैं। तो अब आप कहेंगे सर इस प्रकार से तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन होने वाले हैं। तो जी नहीं, हाइड्रोजन की संख्या भी समान रहेंगी। इसका सूत्र भी क्या होगा, C4H10 होने वाला है। इसका सूत्र भी C4H10 है। इसका सूत्र भी क्या है, C4H10। देख लीजिए, 1 2 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 इसके साथ है, 3 इसके साथ 9 और ये 10वां हाइड्रोजन इसके साथ। तो ये क्या है, इस प्रकार के जो यौगिक है, इस प्रकार के कुछ है आणविक सूत्र होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके जो सूत्र होते हैं वह तो समान होते हैं, लेकिन संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, हम आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण को ले लेते हैं। हमने क्या लिया है, C6H14। चलिए गिन लेते हैं, 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे मैं एक और इसका संरचना बना के दिखाता हूँ आपकी। इसकी कुछ संरचना जो होते हैं, हम काफ़ी सारी संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी संरचना इस प्रकार से बना लेते हैं कि यहाँ पे भी एक कार्बन जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी एक कार्बन इसका जोड़ देते हैं। तब इसकी जो संयोजकता है वह पूरी कर लेते हैं। अपने क्या करते हैं, इसकी संयोजकता को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 इसके आगे, 3 ये 6 3 9 3 12 13 14। ये भी इसकी क्या हो सकती है, एक संरचना हो सकती है। क्या हो सकती है, एक संरचना हो सकती है। चलिए इसकी एक और संरचना बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी एक और संरचना हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी संयोजकता को आप पूरा कर लीजिएगा। अब देखिए, 3 ये रहे हाइड्रोजन, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 9 यहाँ पे आ गए, 2 2 1 9 10 11 12 13 1 14। इसकी बहुत सी संरचनाएं हम बना सकते हैं। जितनी बड़ी कार्बन श्रृंखला लेंगे उतनी ज़्यादा संरचनाएं हम बना लेंगे। अच्छे से समझ में आ गया ये बात कि क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, संरचनात्मक समावयव होते हैं जिनकी संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसका नामकरण कैसे करना है। सूत्र तो हमें दे दिया, जैसे हम एक और सूत्र लिख लेते हैं। हमें एक और सूत्र वो लिख लेते हैं यहाँ पर, C7H60। तो चलिए इसकी कार्बन श्रृंखला के बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तीन ये रहे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आ गई हमारी एक C7H14। अभी इसकी एक और संरचना बना लेते हैं। हम क्या बनाते हैं, एक और संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन, और क्या करते हैं, 3 कार्बन हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, आपको सिखाने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, न कि सीधी। ये याद रहे, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना है, लंबी, न कि सीधी। सीधी नहीं हो, सीधी ना हो,
क्या हो, सीधी नहीं होनी चाहिए। सीधी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी से हमें नहीं लेना है, सीधी का नाम ही नहीं लेना है, हमें लंबी लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस कार्बन श्रृंखला का चयन किया तो कितने कार्बन है इसमें, 4। इसका चयन करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं हम, कौन सी वाली का, इस वाले का चयन कर लेते हैं। इस कार्बन श्रृंखला में देखिए कितने आगे, 3 और 3 6 कार्बन आते हैं। तो जब भी हमें नामकरण करना हो तो या इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है उसका ही चयन करना है। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कुछ साइकिल प्रकार के भी जो हमारे पास क्या मिलेंगे, हमें आणविक सूत्र मिलने वाले हैं। क्या कर, जैसे आपके पास लिखा आ जाए इस प्रकार का एक संरचना सूत्र बना आ जाए, क्या बना जाए, इस प्रकार से एक सूत्र है वो आपको प्राप्त हो जाए, तो आप इसे क्या कहने वाले हैं। तो इसका जब नामकरण आप करने जाएंगे, देखिए पहले कार्बन गिनने, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ एथ प्रो प्यूट पेंट, क्या आता है, पेंट। तो क्या लिखेंगे इसके, साइक्लो, पहले क्या लगाएंगे आप, साइक्लो शब्द का उपयोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, साइक्लो शब्द का उपयोग आपको करना है, क्योंकि जहां पर भी इस प्रकार की आपको एक साइकिल संरचना मिल जाए, मतलब एक क्या मिल जाए, साइकिल प्रकार की संरचना मिल जाए, एक क्या बना रहा हो, साइकिल बन रही हो, साइकिल कह सकते हैं आप, मतलब एक क्या बन रहा हो, जालसा बन रहा हो, तो साइक्लो उसका नाम है। तो इसके पहले साइकिल का उपयोग करेंगे। और साथ में क्या था, पेंट, मैथ एथ प्रो प्यूट पेंट, पेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाने वाला है। अब बढ़िए एक और संरचना आती है आपके अजीब सी, बहुत अधिक उपयोग में आने वाली संरचना ये है, जो लगभग आधी केमिस्ट्री है वो इसी के ऊपर निर्भर रहने वाली है आपकी। क्या रहने वाली है, जब आप 11th-12th में जाने वाले हैं तो आपकी आधी रसायन विज्ञान है इसी के ऊपर निर्भर रहने वाली है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, गोल बना करके। यहाँ पे एक को छोड़कर दूसरे पर डबल बॉन्ड है या घूमते रहते हैं, गोले का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड है, क्या आपस में चक्कर लगाते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन शब्द के नाम से भी पुकारते हैं, बेंजीन। तो इसलिए जो आपको 11वीं बारी में जैसे आएंगे तो आप पूरे दिन यही रटोगे, बेंजीन 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 बेंजीन, पूरे दिन बेंजीन ही बेंजीन आपको याद है वो करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यह क्या है, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए संरचना, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली। इसकी जो आप इस प्रकार से भी इसकी संरचना को आप बना सकते हो, ये भी क्या है, इसको सीखने का एक अच्छा तरीका होता है। इस प्रकार से भी आप इसकी संरचना बना सकते हैं। ये हमारी क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। ये क्या करती है, जब भी साइकिल की बात होगी, साइकिलों की बात होगी, साइकिलों में क्या आएगी, हमेशा खुशबू आने वाली है। क्या आने वाली है, साइक्लिक में क्या होती है, हमेशा खुशबू होती है। साइक्लिक में हमेशा क्या होती है, खुशबू होती है। ये बात भी याद रखना, जो भी संरचना क्या बन रही हो, साइक्लिक बन रही हो। जैसे क्या होते हैं, हमारे इत्र होते हैं, परफ्यूम वगैरह होते हैं, तो क्या होते हैं, इनमें सुगंध आती है, तो इनमें संरचना क्या होती है, साइक्लिक प्रकार की इनकी संरचना वह पाई जाती है। तो अभी हम कर रहे हैं समजातीय श्रेणी। जी हम क्या करें, समजातीय श्रेणी, मतलब इस प्रकार की श्रेणी होती है, एक श्रेणी होती है जिसमें कि कार्बन की संख्या के साथ साथ क्या बढ़ता रहता है, उसके हाइड्रोजन की संख्या तो बढ़ती रहती है। उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों में समूह है जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, वह रासायनिक सूत्र एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं पर एक जैसे होते नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके क्या होते हैं, जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे रासायनिक गुणधर्म है वो पाए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन की। जी किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एल्केन के बारे में। तो एल्केन में देखिए क्या होता है, एल्केन के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, CnH2n+2, GnH2n+2। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने ले लिया CH4 C2H6। अब यहाँ पे देखिए अन की जगह हमें कार्बन की संख्या लेनी है, तो हम देखिए अन की जगह 3 ले लेते हैं, C3H2n। 2n मतलब 2 गया, n के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कितने लिए थे यहाँ पे 2n, n कितना लिया है 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो क्या आ जाएगा 8। फिर देखिए C4 और H10। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, आपको कह दिया जाए कि आपको कार्बन कितने हैं 50 है, आपके पास कार्बन कितनी है 50 कार्बन है, ठीक है 50 कार्बन है। आपको एक हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करनी है, क्या है वो हमारे आपके पास एल्केन है। क्या है, एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ये भी आपको पता होगा। तब देखिए एन की जगह 50 रखना है, तो C 50, ठीक है। अब H देखिए,
n की जगह हमें क्या लेना है, n की जगह 50 लेना है, तो H2n 2n 2 का n के साथ गुणा किया कितना आया 50 दूनी 100 और प्लस 2 102। तो इस प्रकार से आप संरचनाएं बना सकते हैं, आपको संरचनाओं से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसके जो एक ये है कि अब ये देखिए ये सभी क्या एल्केन है, ये सभी क्या एल्केन है, इनके क्या रासायनिक गुणधर्म क्या समान है और सूत्र है वो थोड़े अलग है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं, अर्थात इनकी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जात है वो असमान होती है। क्या जात क्या होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जात क्या होती है, बिल्कुल ही असमान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखिए एल्कीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे n की जगह सिर्फ 2n करना है हमें, तो C4 4 है तो दुगना कर दो 8, C10 H20 डबल करते रहना है, कुछ नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए 2 घटा देने हैं n में से, C4 H2n 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। बस इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। अब मैं कहूँ कि आपको C13 का लिखना है, C13 तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 में से 2 घटाएं कितने बचते हैं 58। तो ये क्या बन गया, इस प्रकार के संरचना। इस संरचना को हम बना के देख लेते हैं। C4H6 होते हैं नहीं होते, 1 2 3 4, H कितने हैं 6 है, H कितने अच्छा है, लेकिन ये किसका उदाहरण है, एल्काइन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एल्काइन, क्या काइन, आइन आ रहा है, क्या आ रहा है आइन, तो मतलब इसमें क्या एक ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी एक क्या लगाया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड है वो लगा हुआ है। तो चलिए अब हाइड्रोजन लगा लेते हैं, इनके 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन आए 8, नहीं इसकी संयोजकता यहाँ पर पूरी हो गई, इसकी संयोजकता 3 और 1 4 पूरी हो जाती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो 3 4 5 6, तो हमने क्या लिखा था C4H6। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी सूत्र के द्वारा या इस संरचना के द्वारा दर्शा सकते हो। और आप अच्छे से समजातीय श्रेणी के बारे में जान चुके हैं कि क्या होती है समजातीय श्रेणी, उनका वर्णन हमने पढ़ लिया, इसकी संरचना भी मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, तो बातों के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, समजातीय श्रेणी में अधिक आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। जैसे कि क्या होगा, जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्या आणविक द्रव्यमान बढ़ा है ना, इसका आणविक द्रव्यमान कम है, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर इसका बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बड़ी मजबूत होते जाएंगे ना, पहले 1 था, फिर 2 आए, 3 आए, 4 आए, जैसे जैसे कार्बन ज़्यादा होंगे तो जैसे एक व्यक्ति है वो कितना मजबूत हो गया, 10 व्यक्ति मजबूत होंगे। इस प्रकार से कार्बन है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। जैसे ही मजबूत होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, उनके जो गलनांक और क्वथनांक है, क्या है, उनके जो गलनांक और क्वथनांक है वह भी उच्च होते जाएंगे। गलनांक भी उच्च हो जाएगा और क्वथनांक, गलनांक क्या होता है, जैसे कि ठोस से द्रव अवस्था में आने के क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलनांक होता है, और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्वथनांक, उबलना शुरू हो जाए, जहाँ पे गैस बननी शुरू हो जाए वह क्वथनांक होता है। तो ये भी क्या हो जाते हैं, उच्च होते जाते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी कृत्रिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो जैसे जैसे इनकी जात बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से उनकी विलेयता में क्या हो जाती है, परिवर्तन होता जाएगा, विलेयता में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं, किंतु प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म, किसके द्वारा, प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म संजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। मतलब जब हम बात करें किसी प्रक्रियात्मक समूह की, कोई भी प्रक्रियात्मक समूह क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, अगर उसमें जुड़ा है और क्या बन रहा है, श्रृंखला को हम बढ़ाते जा रहे हैं, कार्बन की श्रृंखला को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो भी वह इसके प्रक्रियात्मक समूह का गुण है वो क्या रहेगा, समान रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका फॉर्मूला CnH2n + 1 OH, यहाँ पे हमने क्या लिया है, OH लगा हो तो क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल। यहाँ पे OH लगा है तो एल्कोहल है। तो यहाँ पे देख लीजिए C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, मतलब क्या है, आगे हम लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, C5H11OH। तो इस प्रकार से इसकी जो जैसे जैसे कार्बन की संख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या होगा, इनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वह समान रहेंगे, उनमें अल्कोहल ही होगा, शराब ही होगी। जी हाँ। तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसका विश्व में ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन होता है, सबसे अधिक पैसा है उस व्यवसाय में होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल गलत सोचा, बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है। वह होता है जैसे कि बड़े बड़े हथियार, क्या बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। जैसे कि किसी देश को जंग है तो हथियार चाहिए, कितने प्रकार के हथियार, तोपे, बंदूक,
और परमाणु किस प्रकार से हथियार बनाए जाते हैं, यह सबसे बड़ा उद्योग होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल बनाई। ये सवाल आपको थोड़ा सा दिमाग से कंफ्यूज करने के लिए किया गया था। यदि ऐसे तो शायद 3-4 नंबर पे सबसे बड़ा व्यवसाय अल्कोहल का ही होता है, लेकिन 1 नंबर पे नहीं आता है। जी हाँ, वह 1 नंबर पे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अब हमने क्या समझ लिया, समझातीय श्रेणी। जी हाँ, अब तक हमने समझातीय श्रेणी को अच्छे से समझ लिया है कि क्या होती है समझातीय श्रेणी और उसके गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म देखिए, जैसे कि जैसे जैसे समझातीय श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे गलनांक क्वोथनांक बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के अगर उसमें कोई भी ग्रुप जुड़ गया, जैसे यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, अल्कोहल जोड़ लिया, प्रकारात्मक समूह जोड़ लिया, तो उसके गुणधर्म तो रहेंगे, उसके गुणधर्म रहने निश्चित है और उसके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, अच्छे से हमने समझ लिया है समझातीय श्रेणी क्या होती है, इसको हमने अच्छे से विस्तार से जान। आगे हम बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जी हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले रासायनिक गुणधर्म दहन के बारे में। जी हाँ, पहला रासायनिक गुणधर्म क्या है, दहन। दहन मतलब पहले लेक्चर में हमने नहीं बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। दहन मतलब जलाना, दहन मतलब जला देना। किसी भी चीज़ को जलाओगे तो उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कहते हैं दहन, क्या कहता है, आपने सभी अपरूपों मतलब जो कार्बन है वो सभी अपरूपों, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ CO2 देता है। हमने क्या पढ़ा है, जब भी कार्बन को जलाएंगे अब क्या होगा, ऊष्मा आएगी, प्रकाश निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वातावरण में मुक्त हो जाएगी। यही यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई है। दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश मुक्त करते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह भी क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने कार्बन को जलाया, क्या गया हमने कोशिश यहाँ पर किया, कार्बन को जलाया, कार्बन जलाएंगे किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्रकाश भी उत्पन्न होगा अलग। जब आप लकड़ी का कोयले का दहन करते हो तो प्रकाश उत्पन्न होता है ना, उससे प्लस ऊष्मा मिलती है ना, उससे क्या मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है। क्या लगता है, ऊष्मा मिलती है उससे। तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस होती है हमारी कौन सी, मीथेन। कौन सी गैस, मीथेन गैस होती है, जिसको हम क्या करते हैं, दहन करते हैं CH4। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, H2O निकलता है, प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलती है। तो यह सभी हमें निकलते हैं। तो हमने क्या बात कर ली कि कार्बन का कोई भी यौगिक हो, जो प्राकृतिक गैस है वो कार्बन का ही यौगिक है ना। जब हमें LPG होती है, CNG होती है, क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बन के प्रकार हैं, इनमें क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो इन सभी को जलाने पर क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसमें जल उत्पन्न होता है। कौन सी अवस्था में होता है, जब आप सिलेंडर को जलाते हो वहाँ पे पानी की नदी बहने लग जाती है, नहीं बहती हुआ क्या होती है, ऊष्मा के रूप में ही उत्पन्न होती है और वातावरण में चली जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण बातें जो आपकी बुक में हाईलाइट की गई है उन्हें भी समझना अत्यधिक आवश्यक है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, बहुत ही आसान भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। स्वच्छ ज्वाला मतलब एकदम साफ, जिससे कि कुछ भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, बिल्कुल साफ होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप रसोई घर में गैस जलाते हो तो उससे क्या धुआं निकलता है, नहीं निकलता ना। जिस बर्तन पे आप खाना बना रहे हो वो कभी भी नीचे से काला नहीं होता। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, चूल्हे पे लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने की कोशिश करोगे तो काली रंग की परत है वो आपके बर्तन पे आ जाती है। तो वह किस कारण आती है, वह होती है आपके जो धुआं निकलता है, जो गैसें निष्कासित होती है हानिकारक, उस कारण से वह धुआं वहाँ पर चिपक जाता है। जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप क्या जलाते हो, स्टोव वगैरह जलाते हो तो एकदम स्वच्छ ज्वाला निकलती है। लेकिन जैसे आप कोयले का दहन करोगे, लकड़ी का दहन करोगे चूल्हे वगैरह पर, तो क्या होती है, एक पीली ज्वाला निकलती है, साथ में क्या निकलता है, धुआं भी अत्यधिक मात्रा में निकलता है। अब बात कर लेते हैं आगे वाले टॉपिक की। वायु की आपूर्ति सीमित कर देने पर, अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलती है। तो कजली ज्वाला कब निकलती है, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो घर पे स्टोव वगैरह उसके अंदर जो सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं। कुछ बार क्या हो जाता है, उनको गैस तो निकाल रहे हैं लेकिन उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। क्या नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उचित मात्रा में, क्या होगा, उससे चिपचिपा या धुआं उत्पन्न होने लग जाएगा, जिससे कि आपकी जो बर्तन है वह भी काले होने लग जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अपनी माता जी से पूछिएगा, अपनी सिस्टर से पूछिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है, अवश्य वो बताएंगे। आप
आपको कि किस प्रकार से यह सब कुछ होता है। तो जब क्या करेंगे, आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं, यह भी कि एक प्रकार की ज्वाला निकलती है। कजली ज्वाला किसे कहते हैं, कजली ज्वाला कब निकलती है, ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कजली ज्वाला किसे कहते हैं। मतलब जब ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है तब वह ज्वाला जो जगलती है वह क्या होती है, कजली ज्वाला होती है। उसके बाद देख लीजिए, साथ ही साथ कोयले के व पेट्रोल जैसे ईंधन, जैसे हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोयले, जैसे पुरानी रेलगाड़ियों में कोयले का उपयोग किया जाता था, अभी पेट्रोल डीजल इनका उपयोग किया जाता है, केरोसिन वगैरह का उपयोग भी किया जाता है कुछ मात्रा में। तो इनमें क्या होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन व सल्फर, क्या होता है, नाइट्रोजन व सल्फर गैसें होती है वो मिलती है, सल्फर होते हैं। इसके दहन से फलस्वरूप सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर व क्या नाइट्रोजन का ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे ऑक्साइड क्या होता है, बहुत अधिक जहरीले होते हैं और यह क्या होते हैं, हमारे लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, वातावरण के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, सभी के लिए, जो भी श्वसन वगैरह करते हैं पेड़ पौधे, सभी के लिए क्या होते हैं, अत्यधिक हानिकारक होते हैं। और यह क्या है, जो पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक है, ये क्या है, पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषकों में एक माने जाते हैं, अत्यधिक प्रदूषक होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं SO3, SO2, NO2, ये क्या एक प्रकार के ऑक्साइड है जो इनके दहन से उत्पन्न होते हैं। तो हमने यहाँ पर दहन को अच्छे से समझने की कोशिश की, एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी कार्बन के सभी अपरूप जो जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, साथ में क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अभिक्रिया में आप यह सब कुछ देख सकते हैं। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो साफ ज्वाला निकलेगी। असंतृप्त को जलाने पर क्या हो जाएगी, जो ज्वाला निकलती है वह पीले रंग की होती है। अगर उसको पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वह कजली ज्वाला के रूप में जलेगी। और जो पेट्रोल डीजल कोयला वगैरह जलाते हैं तो उसमें कुछ नाइट्रोजन व सल्फर होते हैं, वह क्या करते हैं, वह ऑक्साइड बना लेते हैं अपना और यह बहुत ही हानिकारक गैस उत्पन्न कर देते हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि ये गैसें हैं वो सबसे अधिक प्रदूषक है, सबसे अधिक हानिकारक गैसों में से एक इन गैसों को हम मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में। दूसरा रासायनिक गुणधर्म है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होते हैं, आप कह सकते हैं ऑक्सीकारक क्या होते हैं। कुछ ऐसे इस प्रकार के यौगिक होते हैं, कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, खुद उपस्थित होते हैं, खुद में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, खुद अभिक्रिया में ना भाग लेते हैं ना कोई, यह क्या करते हैं, परिवर्तित होते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया में सिर्फ शामिल होकर के क्या कर देते हैं, उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। हम कह सकते हैं अभिक्रिया को होने के लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तीर के ऊपर आप जो भी लिखते हैं, जैसे तीर लगा के हमने लिखा था, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है पत्तियों पे, उसको सब कुछ वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। वह क्या करते हैं, खुद उपस्थित होकर के अभिक्रिया को होने में योगदान देते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वह ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आसान सी परिभाषा बनाई है मैंने आपको, जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इसे लिख दीजिए, आपको उत्तर बिल्कुल भी गलत है वो नहीं होने वाला, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यह भी लिख सकते हो कि इस प्रकार के यौगिक जो अभिक्रिया में शामिल होते हैं पर उस अभिक्रिया पर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन अभिक्रिया में शामिल होकर के वह क्या करते हैं, अभिक्रिया को होने में सहयोग देते हैं, उस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। थोड़ी कठिन हो जाती है इसलिए मैंने आसान से परिभाषा बना दिया, इसको याद कर लीजिए। दहन करने पर कार्बनों की यौगिक सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक सरलता से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण लिया है। क्या लिया है, अल्कोहल है वो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने अल्कोहल ले लिया। मैंने बताया था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे C2CH3 इस प्रकार से कितनी भी बड़ी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, उससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, क्षारीय KMnO4 लिया, ये है, और अम्लीकृत K2SO K2Cr2O7 लिया। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं। ये खुद अभिक्रिया में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या करें, अभिक्रिया को होने में सहयोग करेंगे, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले हैं। तो क्या इसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है का इसका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, क्या काम आते हैं ऑक्सीकारक। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो खुद अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन उनमें ना खुद में परिवर्तन होता है, ना अपने कंपाउंड अपने तत्वों को अभिक्रिया में छोड़ते हैं, वह सिर्फ उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्शा करके अभिक्रिया को होने में सहयोग करते हैं, या कह सकते हैं ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं। अभिक्रिया को होने में सहयोग करते हैं या ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार के तत्व क्या कहलाते हैं, हमें कहलाते हैं वह ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकरण का कार्य यह करते हैं। तो अब हम बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की। संकलन अभिक्रिया क्या होती है या किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए संकलन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं।
पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, पैलेडियम या निकल जैसे जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन का योग करके वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। समझ में आया? जी हाँ आया। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया जिसमें डबल बॉन्ड है। ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम ले रहे हैं C2H4 निकल हमने यहाँ पर लिया। यहाँ पर हमने निकल लिया, तो निकल लेने से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ में हमने H2 गैस का प्रवाहन किया। मतलब क्या किया हमने, यहाँ पर इसके साथ H2 गैस मिला दी। जैसे H2 गैस मिलाई निकल की उपस्थिति में, निकल यहाँ पे उत्प्रेरक है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर इसका निर्माण हो गया C2H6 का निर्माण हो गया। मतलब यह क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर उस अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, जुड़ रही है, अंततः इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हो संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, हाइड्रोजन का योग होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कपास होती है, सरसों होती है, इनके जो तेल होते हैं, इनके क्या होते हैं, तेल होते हैं। इन तेल से क्या बना लेते हैं, मक्खन वगैरह बनाते हैं। मक्खन जो आपने घी खाते हैं, डालडा घी बोलते हैं जिसको, उस घी में क्या होता है, वो तेल से बनाए होते हैं, तेलीय पदार्थ से बनते हैं। तो उसके साथ में क्या होता है, हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, ट्रांसफैट्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसफैट्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारी थी कौन सी अभिक्रिया, यह थी हमारी संकलन अभिक्रिया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे चलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रिया से होते हैं। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, परिभाषा को आप लिख सकते हैं कि जो क्या होते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किसी के साथ जल्दी से अभिक्रिया वो नहीं करते हैं। वह अधिकांश अभिकारकों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अपने खुद में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की उपस्थिति में विशेष परिस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे विशेष पदार्थ है जिसको अगर अभिक्रिया उनकी उपस्थिति में करा दें, क्या ले लें, उपस्थिति में ले लें उनकी, तो क्या करेंगे, वह क्या कर देंगे, ऑक्सीकारक बन जाएंगे, उनका ऑक्सीकरण करने में सहायता करेंगे, उत्प्रेरक बनेंगे और क्या कर देंगे, अभिक्रिया को संपन्न करा देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया, क्लोरीन गैस है, क्या किया हमने, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करा ली हमने किसी भी हाइड्रोकार्बन गैस से। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने हाइड्रोकार्बन गैस ली उसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या हो गया, क्लोरीन गैस से उसने अभिक्रिया कर दी, ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गया और क्लोरीन क्या हो गया, संयोग हो गया, क्लोरो बन गया ना। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन। नामकरण सिखा चुका हूँ इसका, क्लोरोमेथेन। अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे आज के चैप्टर में, या हम कह सकते हैं आज की क्लास में। बस इतना ही, आगे जानेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।